गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है, पहली बात तो हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ऑफलाइन क्लास की बजाय ऑनलाइन क्लासेस में। कारण आप सबको पता है कि कारण है कोविड-19 और सबके अपने अपने इस मामले में विचार हैं। मेरा अपना विचार ये है कि ये अघोषित थर्ड वर्ल्ड वॉर है। ठीक है जी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी आपको मानवीय या आर्थिक त्रासदी देखने को नहीं मिली जितनी इसमें हुई है, मोर देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एनीवेज, ये जो टॉपिक है ये हमारा अलग से हम कभी करेंगे। अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं डेफिनेटली इस पर हम एक क्लास रखते, लेकिन ऑनलाइन में भी हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अपने विचार रख सकते हैं बाय फेसबुक, व्हाट्सएप और जो भी अदर सोर्स है, आप उसके थ्रू आप अपने विचार भी समझा सकते हैं और मेरे विचार भी आप सुनेंगे उसमें। और ये जो क्लास है ये ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो मेरे से ऑफलाइन में जुड़े हुए थे। ठीक है, मैं शेड्यूल थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम 2 क्लासेस देंगे दिन में। ठीक है, एक बिल्कुल नए सिरे से रहेगा जिसका नाम होगा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्लास है वो बिल्कुल नए सिरे से होगी। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल रहेगी। मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी इसमें कोई दिक्कत ना आ पाए। और ये जो क्लास है ये मैंने बताया कि ऑफलाइन को ही हमने कंटिन्यू किया है ताकि ऑफलाइन स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, वो आश्वस्त रहे कि आपको ये क्लास समझ आएगी। ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है कि मेरे सर कहते थे अक्सर कि लंच के टाइम पे लंच की टेंशन लेनी चाहिए, डिनर के टाइम पे डिनर की टेंशन। तो मैं इसमें ये आपको आश्वस्त कर देता हूँ, अगर आप यहाँ से जुड़ रहे हैं तो आपको इससे पीछे की कोई समस्या नहीं आएगी। जहाँ से आप जुड़े आप समझिए वहीं से सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी। दूसरी जो चीज़ है कि अगर मान लो फिर भी बाय द वे कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं डाउट्स में कमेंट सेक्शन में। हालांकि दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है जी। समय को ना बर्बाद करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हिस्ट्री के बारे में अक्सर कहा जाता है कि एक लेंथी टॉपिक है। जब कोई सब्जेक्ट लेंथी होता है तो हम उसको टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार के उसमें दिक्कत ना महसूस हो। ठीक है जी। अब मान लीजिए हमने ये मौर्य पूर्व काल पढ़ना है तो मैं इसको खंडों में विभाजित कर देता हूँ। जैसे कि किसी भी समाज की या किसी भी शासन व्यवस्था की बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि उसकी राजनीतिक व्यवस्था वहाँ पर कैसी थी। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था वहाँ की कैसी थी। तीसरा, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। और लास्ट, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। ये हम ऑफलाइन में ऑलरेडी कर चुके हैं। राजनीतिक व्यवस्था में हमने किया था 16 गणराज्य। ठीक है, उन गणराज्यों के राजा कौन थे, उनकी अवस्थिति क्या थी, उनके बारे में मेन भौगोलिक स्थिति कहाँ थी, उसके अलावा मुख्य जो बातें थी वो हमने की थी इसको। ठीक है जी। अगर मैं धार्मिक व्यवस्था की बात करूं तो मैंने कहा था इस काल में दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म व जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा भी 2 और धर्म थे, एक था वैष्णव धर्म और एक था शैव धर्म। वैष्णव धर्म हालांकि हम वहाँ कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा करवाऊंगा ऑनलाइन में ताकि जो नए स्टूडेंट्स हो उनको जुड़ाव महसूस हो सके। और शैव धर्म को भी हम करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये इसलिए नहीं करें क्योंकि एक फैक्चुअल टॉपिक है। देखिए, जीएस की एक क्वालिटी होती है कि जीएस में 2 चीज़ें चलती हैं। एक तो होता है कंसेप्ट और एक होता है फैक्ट्स। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया तो फैक्ट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। हम कंसेप्ट्स के साथ ही फैक्ट्स को एसोसिएट कर देंगे तो आपको इसमें एक रट्टा मारने वाली जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, अक्सर हिस्ट्री में कहा जाता है कि रट्टा मारा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ हम कंसेप्ट के साथ फैक्ट्स को एसोसिएट करेंगे। दूसरी चीज़, आज अगर आप पेपर ट्रेंड्स देखें, बेशक वो एसएससी का देखें, यूपीएससी का देखें, यूपी पीसीएस का देखें, पंजाब पीसीएस का देखें, हरियाणा सिविल सर्विसेज का देखें, सब जो पेपर हैं उनका जो ट्रेंड चल रहा है वो कंसेप्ट बेस्ड चल रहा है। वो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है जी। दूसरी चीज़,
फैक्ट्स हम इसके साथ एसोसिएटेड करते हुए चलेंगे। तो हमने राजनीतिक व्यवस्था कर ली थी। धार्मिक व्यवस्था में मैंने बताया बौद्ध और जैन धर्म को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। वैष्णव और शैव धर्म है, हम सामाजिक व्यवस्था करने के पश्चात आर्थिक व्यवस्था करेंगे, फिर ये दोनों टॉपिक और करेंगे। और इस प्रकार से हमारा मौर्य पूर्व काल जो है, जिसका टाइम पीरियड 16th BC से लेकर 4th BC तक माना जाता है। ठीक है, तो वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, देखिए हम अंग्रेजी सिस्टम को फॉलो करते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी समय को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे एक प्रमुख घटना घटी थी, प्रभु ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म। अब जो समय, जो घटनाएं ईसा मसीह से पूर्व घटी थी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की थी, उसके लिए हम यूज करते हैं ईसा पूर्व, जिसको हम BC कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट। और ईसा मसीह के बाद जो घटनाएं घटी थी, उनके लिए जो समय यूज किया जाता है, जो समय का संदर्भ दिया जाता है, वो ईस्वी दिया जाता है। ओके जी। दूसरी चीज, ये जो समय है ये कुछ इस तरीके से चलता है कि 4th है, 3rd है, तो 4th से 3rd BC, 3rd से 2nd BC, 2nd से 1st BC। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो चीज ये है कि इसके बाद जो ईस्वी वाला समय वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं चलेंगे। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने बताई कि इसको तोड़ के कीजिए। अगर मैंने समाज भी करना है तो भी मैं इसको तोड़ूंगा। इस समाज के मुख्य बिंदु क्या रहे होंगे? तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी यहां पर, ये हम देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था कैसी है। दूसरी चीज, वर्ण व्यवस्था के अंदर आपको पता था कि हमने सबसे पहले पढ़ा है कि 4 प्रमुख वर्णों का हमें विभाजन, हम देखते हैं कि समाज 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित था। वो प्रमुख वर्ण कौन कौन से थे? पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। इनके बारे में हमें जानना है कि इनकी स्थिति में क्या बदलाव आया, और विशेषकर शूद्रों की स्थिति में क्या कोई बदलाव आया या इनकी स्थिति और ज्यादा नीचे गिरी। एक चीज। दूसरी चीज हमें देखना है 4 आश्रम। इस समाज की कुछ प्रमुख विशेषता थी कि वो 4 आश्रम, उसके अलावा पुरुषार्थ नियम, 4 पुरुषार्थ नियम, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा 16 संस्कार, और लास्ट जो है वो है 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के विवाह, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था। देखिए, अब इसमें एक कंसेप्ट है, आप सबको पता है कि मौर्य पूर्व की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना ये थी कि यहाँ पे लोहे का प्रचार एवं प्रसार बहुत ज्यादा हुआ, यानी कि लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर हर क्षेत्र में किया जाने लगा। प्रसार बड़े पैमाने पर किया जाने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका इफेक्ट आपको वहां की आर्थिक स्थिति पे भी देखने को मिलेगा। वो ये देखने को मिला कि लोहे के प्रचार एवं प्रसार के परिणाम स्वरूप क्या है कि औजार जो थे वो लोहे के बनने लगे, और अब उनका प्रयोग बहुत आसानी से किया जाने लगा। तो जो व्यवस्था थी, जो अर्थव्यवस्था थी मौर्य पूर्व समाज में, वो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। कृषि मूलक अर्थव्यवस्था थी, जिसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि अब कृषि केवल जरूरत के लिए नहीं की जाती थी, यानी कि परिवार के पालन पोषण के लिए नहीं की जाती थी। अब कृषि को एक मार्केट रूप दे दिया गया, यानी कि कृषि को एक धंधे के रूप में विकसित किया गया। और इसके पीछे कारण क्या था कि कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के पीछे कारण था कि कृषि अधिशेष, यानी कि एग्रीकल्चर सरप्लस, कृषि अधिशेष की अवधारणा हमें देखने को मिली। अब ये सरप्लस या कृषि अधिशेष सरप्लस क्या होता है कि यानी कि अब
किसान इतना अनाज पैदा करने लगा कि उसके परिवार का पालन पोषण तो हो ही जाता था, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अनाज उसको बेचने मतलब बच जाता था। और वो परिणाम क्या हुआ कि वो उसे मंडियों में बेचने लगा और इस प्रकार से पूरी जो इकोनॉमी थी वो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। और इसका जो अवधारणा थी किस कारण से हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर सरप्लस का कंसेप्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है, यानी कि कृषि अधिशेष का कंसेप्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज वर्ण व्यवस्था। देखिए इस कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस कृषि अधिशेष को पाने के लिए दो वर्गों में, ब्राह्मण एवं क्षेत्रीय वर्गों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, उनके बीच में तनाव रहने लगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है। दूसरी चीज आपको क्या पता है कि इसी के परिणाम स्वरूप जब ब्राह्मण एवं क्षेत्रियों के बीच में तनाव या संघर्ष की स्थिति देखने को मिली तो दोनों वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे। और इसी क्रम में आपको देखने को मिलता है कि जो क्षेत्रीय वर्ग है उसने एक नए धर्म का उदय भी किया, बौद्ध एवं जैन धर्म का उदय। और ये केवल इसीलिए किया गया कि क्षेत्रियों को अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना था ब्राह्मणों से। इससे पहले जितने भी धर्म थे उसमें ब्राह्मण क्षेत्रियों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ थे, लेकिन बौद्ध एवं जैन धर्म के पीछे जो आर्थिक कारण है वो ये है कि ब्राह्मणों की बजाय क्षेत्रियों ने अपने आप को श्रेष्ठतम दिखाया, यानी कि श्रेष्ठ दिखाने की अवधारणा सामने आने लगी। एक चीज तो ये चीज आपको समझनी होगी कि कंसेप्ट के साथ हर चीज रिलेट करती है। अब इसी के साथ आपका धार्मिक उदय भी रिलेट करता है और इसी के कारण आपको यहाँ सामाजिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि ब्राह्मण एवं क्षेत्रियों के बीच में तनाव एवं संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, एक चीज। दूसरी चीज ये जो वैश्य थे, वैश्यों का आपको पता है कि काम क्या होता है कि व्यापार करना। व्यापार के साथ साथ इस समाज में वैश्यों की ये स्थिति थी कि वैश्य कृषि के कार्य भी करते थे, यानी कि कृषि में भी वैश्यों का योगदान था। अब बात करते हैं कि इन शूद्रों की स्थिति में क्या बदलाव आया, क्या शूद्रों की स्थिति में कोई बदलाव आया या नहीं आया। देखिए शूद्रों का काम क्या था, शूद्रों का काम था इन तीन वर्गों की सेवा करना। वो एज इट इज था, यानी कि वो आपको वैदिक काल में भी दिखाई देता है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी दिखाई देता है, यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है कि शूद्रों का काम इन तीन वर्णों की सेवा करना। यानी कि पहला पॉइंट ये है तीन वर्णों की सेवा करना, सेवा करना। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आया वो ये आया कि अब देखिए इसी के कारण यहाँ भी आपको बदलाव, शूद्रों की स्थिति में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। वो ये देखने मिलेगा कि चूंकि अर्थव्यवस्था कृषि मूलक हो चुकी थी, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, तो उन्हें आदमियों की जरूरत थी। तो अब क्या हुआ कि इन शूद्रों को कृषि कार्यों में भी प्रयुक्त किया जाने लगा। अब से पहले ऐसा नहीं होता था कि शूद्रों को कृषि कार्यों में प्रयुक्त किया जाने लगा हो, लेकिन अब आपको ये अवधारणा देखने को मिलेगी कि यहाँ पे शूद्रों का प्रयोग कृषि कार्य हेतु किया गया। कृषि कार्य हेतु इनका प्रयोग किया जाने लगा। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आपको इस मौर्य काल में शूद्रों की स्थिति में देखने को मिला, एक चीज। दूसरी चीज ये है शूद्रों को दो प्रकार में विभाजित किया गया था। कौन कौन से? शूद्रों के दो भाग थे, या शूद्रों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक निर्वासित शूद्र और एक अनिर्वासित शूद्र। निर्वासित और अनिर्वासित शूद्र। ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। पाणिनि के अष्टाध्यायी में, जो कि चौथी ईसा पूर्व लिखा गया था। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मौर्य पूर्व समाज में शूद्र दो प्रकार के थे, एक निर्वासित शूद्र और अनिर्वासित शूद्र। निर्वासित शूद्र कौन से थे? निर्वासित शूद्र वो शूद्र थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया था। अनिर्वासित शूद्र वो शूद्र थे जिन्हें वर्ण व्यवस्था का भाग नहीं माना गया था। तो ये आपको याद रखना है कि शूद्र दो प्रकार के थे। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार निर्वासित शूद्र जिन्हें वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित किया गया था, अनिर्वासित शूद्र जिन्हें वर्ण व्यवस्था का भाग नहीं माना गया था। दूसरी चीज ये है कि शूद्रों को द्विज समूह में शामिल नहीं किया गया था।
शूद्रों को द्विज समूह में शामिल नहीं किया गया था। द्विज समूह से क्या अभिप्राय है? द्विज समूह से अभिप्राय है जिन्हें उपनयन का अधिकार था, और दूसरा जो कारण है, जिन्हें उपनयन का अधिकार था, दूसरा वेदाध्ययन का अधिकार। वेदा अध्ययन का। उपनयन से क्या अभिप्राय है? उपनयन से अभिप्राय है जो जनेऊ धारण कर सकते थे। जनेऊ का अर्थ है यानी कि एक सूत का धागा, यानी कि इन तीनों वर्गों को यह अधिकार था कि वो उपनयन का अधिकार था, यानी कि जनेऊ धारण कर सकते थे, लेकिन शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। दूसरी चीज, ये तीनों वर्गों को वेदा अध्ययन का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को वेदा अध्ययन का अधिकार नहीं था। अब इसके अलावा जो तीसरी चीज शूद्रों के बारे में एक नया कंसेप्ट आपको यहां देखने को मिला, वो नया कंसेप्ट क्या था? ये 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आश्रम, सन्यास, सन्यास। तो ब्रह्मचर्य कौन सा था? शिक्षा काल के दौरान का जीवन जो था वो ब्रह्मचर्य जीवन था। शिक्षा काल के दौरान का जीवन ब्रह्मचर्य था। गृहस्थ जीवन कौन सा जीवन होता है? गृहस्थ जीवन वो जीवन होता है जो शिक्षा प्राप्ति के पश्चात तथा विवाह के बाद का जो जीवन है वो गृहस्थ जीवन कहलाता है। वानप्रस्थ जीवन कौन सा होता है? जब आप अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति कर लेते हैं तो आप वनों की ओर प्रस्थान करेंगे, तो इस जीवन को कहा जाता है वानप्रस्थ जीवन। ये जीवन की 4 अवधियां हैं। उसके पश्चात सांसारिक मोह माया से मुक्ति पा लेना ही सन्यास कहलाता है। तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों आश्रम या ये जो 4 जीवन की अवस्थाएं, ये मौर्य पूर्व समाज की एक प्रमुखता में माना जाता है। दूसरा, इनकी जो सबसे पहले चर्चा है, मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि इनकी जो सबसे पहले चर्चा कहाँ की गई है चारों आश्रमों की, वो जवालो उपनिषद में की गई है। ये जवालो उपनिषद में इन सब की चर्चाएं की गई हैं। उसके बाद 4 पुरुषार्थ नियम कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ नियम भी आपको इस समाज में देखने को मिलते हैं। इस काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो विशेषता है 16 संस्कार व 8 प्रकार के विवाह। अब अक्सर बहुत सारे पेपर्स में, लाइक पीसीएस एग्जाम्स में, एसएससी में, यूपीएससी में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 16 संस्कार व 8 प्रकार के विवाह जो मौर्य पूर्व समाज की विशेषता है ये कहाँ से लिए गए हैं। तो इनके बारे में 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाह हैं, ये सूत्र काल में रचित ग्रंथ गृह सूत्र में से लिए गए हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सूत्र काल जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ सूत्र काल में रचित गृह सूत्र में लिए गए हैं। 16 संस्कार व 8 प्रकार के विवाह। अब ये 16 संस्कार, हमें सारे संस्कार याद नहीं करने, हमें महत्वपूर्ण संस्कार पता होने चाहिए और उनका क्रमांक नंबर भी पता होना चाहिए। तो 16 संस्कार, पहला, चौथा संस्कार, 14वां संस्कार व 16वां संस्कार, ये आपको पता होना चाहिए। क्रमांक नंबर है पहला, चौथा, 14वां व 16वां। पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। चौथा जो संस्कार है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार। 14वां जो संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। 16वां जो संस्कार है वो है अन्येष्टि, अंत्येष्टि नहीं, अन्येष्टि। तो गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार और अन्येष्टि, ये संस्कार हैं। इनका जो महत्वपूर्ण संस्कार है उनका अर्थ क्या है? जैसे कि उपनयन संस्कार है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि शिक्षा
प्राप्ति से पूर्व का जो संस्कार है वो उपनयन संस्कार कहा जाता है। समावर्तन संस्कार वो है जो शिक्षा प्राप्ति के पश्चात का संस्कार है, उसे और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व का जो संस्कार होता है वो समावर्तन संस्कार है। तो उपनयन संस्कार शिक्षा प्राप्ति से पूर्व का संस्कार, समावर्तन संस्कार जो शिक्षा प्राप्ति के पश्चात तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पूर्व का जो संस्कार है वो समावर्तन संस्कार कहलाता है। ये चीज है। अब बात करते हैं 8 प्रकार के विवाह की चर्चा करते हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, उसके बाद है असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ये विवाह जो है तो 8 प्रकार के विवाह हैं। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इन चारों टोटल 8 प्रकार के, ये जो पहले 4 हैं ये शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में अर्थात इन्हें मान्यता दी गई है। और अगर शास्त्रों में मान्यता है तो इन 4 प्रकार के विवाहों में विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं है। यहां विवाह विच्छेद की अनुमति नहीं दी गई है। दूसरी चीज, ब्रह्म विवाह कौन सा विवाह, अब हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन से हैं। ये जो नीचे के 4 हैं यानी कि गंधर्व, असुर, राक्षस एवं पैशाच विवाह, ये शास्त्र सम्मत विवाह नहीं माने गए, तो शास्त्र सम्मत नहीं है, तो यहाँ यानी कि इन विवाहों की अमान्यता दी गई है। अब ब्रह्म विवाह कौन सा है? ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है। आधुनिक विवाह का स्वरूप यही है, यानी कि आधुनिक विवाह का स्वरूप ये है, सबसे प्रसिद्ध विवाह ये है, सबसे श्रेष्ठ विवाह ये है। कुछ भी आप बता सकते हैं, सबसे प्रमुख है, सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा, आधुनिक विवाह का प्रचलित रूप है। ब्रह्म विवाह से अभिप्राय क्या है? ब्रह्म विवाह से अभिप्राय ये है कि कन्या का पिता वर को घर बुलाता है तथा कन्या को दान देता है, यानी कि कन्या का पिता वर पक्ष को घर बुलाता है तथा कन्या को दान देता है, ये ब्रह्म विवाह कहा जाता है। देव विवाह से क्या अभिप्राय है? देव विवाह से अभिप्राय ये है कि यज्ञ करवाने वाले सन्यासी को या यज्ञ करवाने वाले साधु को कन्या को दान दे दिया जाता है। तो यानी कि यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को या साधु या सन्यासी जो भी है उसको कन्या दान दे दी जाती है। उसके अलावा आर्ष विवाह क्या है और प्रजापत्य विवाह क्या है? यहाँ पर जो कन्या का पिता है वो वर पक्ष से धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान हेतु एक जोड़ी गाय व बैल लेता है। तो यानी कि आर्ष विवाह वो है कि जहाँ पे कन्या का पिता वर पक्ष से धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान हेतु एक जोड़ी गाय एवं बैल लेता है। प्रजापत्य विवाह क्या है? प्रजापत्य विवाह ये है कि कन्या का पिता वर को रीति रिवाज या कर्तव्य निर्वहन समझाता है। तो यानी कि कन्या का पिता वर को रीति रिवाज या कर्तव्य निर्वहन, जो उसके कर्तव्य हैं उनके बारे में बतलाता है। ये है गंधर्व विवाह, आज के दिन सबसे प्रचलित और उस समय पे अमान्यता यानी लव मैरिज, जिसको आप कहते हो प्रेम विवाह, ये उस समय पे विधि सम्मत नहीं था, शास्त्र सम्मत नहीं था, यानी कि इसे मान्यता नहीं दी गई थी। उसके अलावा असुर विवाह, जब कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है तो उसे असुर विवाह कहा जाता है। राक्षस विवाह, अपहरण से जो विवाह किया जाता है, अपहरण कर दिया जाता, लड़की का अपहरण कर लिया जाता है और फिर विवाह किया जाता है। पैशाच विवाह, बलात्कार, जबरदस्ती, ये जो विवाह होता है इसे पैशाच विवाह कहते हैं। तो ये हमने देखा कि मौर्य पूर्व समाज था, क्या उसमें बदलाव आए और क्या उसकी प्रमुख विशेषताएं हों। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके बहुत ज़्यादा डिमांड करने पर मैं ऑनलाइन आया और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम रेगुलरली देंगे। आपका सिर्फ हमें इतना सहयोग चाहिए कि लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ में एक व्यक्ति जो लाइक कमेंट शेयर करता है वो 5 व्यक्तियों को और बताए, तो इससे हमें मोटिवेशन भी मिलेगा और
इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा ताकि आप रेगुलरली वीडियोस ले सकें। बाकी मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि अब आपको रेगुलरली वीडियोस मिलेंगी। धन्यवाद।